जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं, यकीन मानिए वो आपका सीना गर्व से गौरवान्वित कर देगी, गर्व से फुला देगी। आज देश एक ऐसे ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ मना रहा है जिसमें सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया गया था, बल्कि आतंक के आकाओं के दिल में भारत का डर बैठा दिया गया था। नाम ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं तो हमें हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें अपने देश के सैनिकों पर सीधे तौर पर उन्हें नमन करने के लिए सर झुक जाता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसमें सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं थी, भारत की संस्कृति, भारत की नारी शक्ति और राष्ट्र के सम्मान का संदेश छिपा हुआ था। क्योंकि भारत में सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि सम्मान का प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। और जब उसी सम्मान को चुनौती देने की कोशिश हुई तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब यह नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता है, सीधा कार्रवाई करता है। नया भारत दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। आज से ठीक 1 साल पहले देश के दुश्मनों ने सोचा था कि खून बहाकर भारत को डरा देंगे, आतंक फैलाकर भारत को झुका देंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये वही भूमि है जहां मां भारती की रक्षा के लिए सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और फिर भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। सीमा के उस पार बैठे आतंकी आकाओं को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि इस बार जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं आएगा, इस बार जवाब बारूद की भाषा में मिलेगा। भारतीय सेना, वायुसेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए हर तंत्र ने ऐसी रणनीति बनाई जिसने दुश्मन के मजबूत ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं था, यह संदेश था। संदेश उन आतंकियों के लिए जो भारत की शांति को कमजोरी समझते हैं। संदेश उस नापाक पाकिस्तान के लिए जो दशकों से आतंक को अपनी सरकारी नीति बनाकर बैठा है। और संदेश दुनिया के लिए कि भारत अब निंदा वाला देश नहीं रहा है, भारत अब निर्णय लेने वाला राष्ट्र बन चुका है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है तो देश ये देख रहा है कि भारत की सुरक्षा नीति कितनी बदल चुकी है। पहले आतंकवादी हमला होता था, फिर बयान आते थे, फिर फाइलें चलती थी, लेकिन अब अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब सीमा पार जाकर मिलेगा। और यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। हम अक्सर ऑपरेशंस की सफलता देखते हैं, मिसाइलें देखते हैं, ताकत देखते हैं, एयर स्ट्राइक देखते हैं, लेकिन उन सैनिकों की आंखों में झांक कर नहीं देखते जो हर ऑपरेशन में मौत को सामने देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ता है। उन माताओं को नहीं देखते जो बेटे को तिलक लगाकर सीमा पर भेजती है। उन पत्नियों को नहीं देखते जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने सिंदूर को देश पर न्यौछावर होता हुआ देखती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह उन परिवारों के त्याग का भी प्रतीक था जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया क्योंकि भारत जानता है कि जब बात देश की अस्मिता की होगी तो यहां का सैनिक, यहां की माताएं, यहां की बेटियां सब एक साथ खड़े होंगे। और आज दुनिया बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने भारत की ओर आंख उठाई, अगर किसी ने आतंक के जरिए भारत को चुनौती देने की कोशिश की, तो जवाब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। नया भारत दुश्मन के घर तक जाएगा और उसे सबक सिखाएगा। सुन लो पाकिस्तान,
सुन लो आतंकी आकाओं, भारत अब 26/11 वाला भारत नहीं है। भारत अब सिर्फ मोमबत्ती जलाने वाला देश नहीं है। यह वो भारत है जो आतंक के अड्डों पर तिरंगे की ताकत दिखाता है। यह वो भारत है जो अपने सैनिकों के शौर्य पर गर्व करता है। और ये वो भारत है जो अपनी माताओं और बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए हर सीमा पार कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन उसका संदेश आज भी जिंदा है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो फिर इतिहास भी बनेगा और दुश्मन की पीढ़ियां भी याद रखेगी। Ajit asked, I'll answer these questions. Today, it is 1 year and 15 days since the horrendous Pahalgam massacre. And as my friend Rajiv alluded, exactly 1 year since our first weapons hit the target. The Pahalgam incident in itself is an incident for which no amount of condemnation and no amount of repudiation will ever be enough. We cannot bring back our fellow countrymen who were massacred in cold blood on the 22nd of April 2025. But we can certainly resolve to ensure that such incidents are not repeated. Operation Sindoor, which remains paused, is an effort towards that resolve. Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision-making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force were timed to perfection, achieved total surprise, and inflicted maximum damage in each established hub deep in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan, signaling that no sanctuary is safe. Their conduct of operations, the inter-service synergy during Ops Sindoor was orchestrated by the Ops Directorate at Headquarters IDS under the directions of the Chief of Staff. Importantly, operations were seamlessly integrated across not just traditional domains, but also cyber, space, and information domains, marking a decisive evolution in our warfighting philosophy. Ops Sindoor demonstrated our ability to deliver integrated effects with speed, precision, and clarity of purpose, serving as a foundational step towards multi-domain operations. This capability is the result of sustained efforts over the years to build structures, processes, and capacities for execution. भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। identify, track, and punish every terrorist and their backers.
एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो भारत नहीं भूला है और ये जो वीडियो जारी किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा संदेश है उनके लिए कि अगर वो ये सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है तो वो इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ पॉज बटन है। अगर आपने फिर से छेड़ने की कोशिश की तो ये ऑपरेशन सिंदूर का पॉज प्ले हो जाएगा, यानी दुश्मन को छेड़ना उसके लिए ही बेहद घातक हो जाएगा। अगर उसने भारत को छेड़ा तो भारतीय सेना, भारत के वायुवीर, भारत के जवान, भारत के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब बात नहीं छोड़ने की हो रही है तो देश के दुश्मनों से तो सीधे तौर पर उनको उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए हमारे सैनिक तैयार हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो गद्दार हैं, देश के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन हैं, उन पर कैसे पार पाया जाए। पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ ऐसे ही दुश्मन बैठे हैं, बात उनकी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी परिणामों के बाद शुरू हुई राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से राज्य की राजनीति में भूचाल आ चुका है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर टीएमसी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी ये कह रही है कि उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में ये सनसनीखेज वारदात हुई। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ रात करीब 10:20 पर विधानसभा से अपना काम खत्म करके वो आगे बढ़े माइकल नगर स्थित घर लौट रहे थे। वो अपनी एसयूवी में सवार थे और उनके साथ ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ी मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में एक बिरयानी दुकान के पास पहुंची, तभी अचानक एक 4 पहिया वाहन ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया और इसके तुरंत बाद 2 बाइक पर सवार 4 हमलावर मौके पर पहुंचे और बिना कोई मौका दिए चंद्रनाथ रथ पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने इतनी तेजी से गोलियां चलाई कि चंद्रनाथ रथ संभल तक नहीं सके। उनके सीने और पेट में कई गोलियां लगी। वहीं ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने, पेट और पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोग तुरंत घायल चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर को पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर का इलाज फिलहाल जारी है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस घटना के बाद भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और चुनावी हार जीत के बाद राजनीतिक बदले की भावना से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्या को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि अगर हमारे करीबी सहयोगी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का अंदाज लगाया जा सकता है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा ने इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास नया नहीं है। हर चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक झड़पें, आगजनी, तोड़फोड़ और हत्याओं की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस बार भी चुनाव परिणाम आने के बाद कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई। भाजपा का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बौखलाहट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि भाजपा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हर आपराधिक घटना को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने यह भी कहा है कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना
उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अक्सर सड़क तक पहुंच जाता है। चुनावी माहौल में यह तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार स्थानीय स्तर की दुश्मनी भी राजनीतिक रंग ले लेती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद मध्यम ग्राम और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुनियोजित हमला मान रही है, क्योंकि हमलावरों ने बेहद पेशेवर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। कुछ राजनीतिक जो हिंसा हुई है, बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन में ग्राफिक्स में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में शुरू से ही राजनीतिक हिंसा का दौर यहां के लोगों को झेलना पड़ा है। राजनीतिक गलियारों में अब इस घटना को लेकर भी बहस तेज हो चुकी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। भाजपा ये कह रही है कि अगर यही हाल रहा तो लोकतंत्र पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा, और वहीं टीएमसी का आरोप है कि भाजपा राज्य का माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है। इस बीच आम लोगों में भी डर और असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है। लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हिंसा पर रोक कब लगेगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे मामले पर राज्य सरकार की नजर बनी हुई है। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ सकता है, क्योंकि हत्या का बांग्लादेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के बीच अब संवैधानिक घटनाक्रम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद जहां नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही राज्य का मंत्रिमंडल भी भंग हो गया है और अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया तेज हो चुकी है। राज्यपाल के इस निर्णय के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अब भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं? दरअसल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और जनता ने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित हुए, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। राज्यपाल ने संवैधानिक प्रोटोकॉल और विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई यानी आज समाप्त हो चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसके बाद सदन स्वतः ही समाप्त माना जाता है। ऐसे में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुरानी सरकार का बने रहना संवैधानिक रूप से संभव नहीं था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए जाने के कारण राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। यानी अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं रहता या संवैधानिक स्थिति बदल जाती है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि चुनाव परिणाम में तृणमूल कांग्रेस बहुमत खो चुकी थी और नई विधानसभा का गठन भी हो चुका है और इसलिए राज्यपाल ने ये कार्रवाई की है। राजनीतिक हलकों में इसे बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब सत्ता परिवर्तन के साथ संवैधानिक टकराव जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। भाजपा ने राज्यपाल के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान होना चाहिए।
इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 8 मई यानी कल कोलकाता में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता को ही राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देंगे। इसके अगले दिन यानी 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भाजपा इस कार्यक्रम को नए बंगाल की शुरुआत के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि यह पश्चिम बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि 9 मई को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि राज्य भर के भाजपा कार्यालयों में उस दिन रविंद्र संगीत बजाने का निर्देश दिया गया है। भाजपा इस आयोजन के जरिए बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के साथ खुद को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का नाम माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी है। इसके अलावा उन्होंने नंदीग्राम सीट से भी जीत दर्ज की। भाजपा के भीतर शुवेंदु अधिकारी को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले राज्य में भाजपा का सत्ता तक पहुंचना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। बावजूद इसके भाजपा नेतृत्व फिलहाल सरकार गठन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों से भाजपा समर्थकों के कोलकाता पहुंचने की संभावना है। अब सबकी नजर 8 मई यानी कल होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है। इसी बैठक में बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद 9 मई को नई सरकार शपथ लेगी और पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक अध्याय की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल है तो दूसरी तरफ असम में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 12 मई को गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। हालांकि सरकार गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा इस बार कोई चौंकाने वाला फैसला करेगी। भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है और यही वजह है कि असम की राजनीति में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रबल दावेदार हिमंत बिस्वा शर्मा ही है। इधर असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने जानकारी दी है कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी फील्ड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की भी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव रवि कोटा और असम पुलिस के डीजीपी के बीच उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो चुकी है। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, वीवीआईपी मूवमेंट, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन को निर्देश दिया गया कि समारोह में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
हालांकि राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने को कहा है। भाजपा विधायक दल की बैठक 10 मई को होने की संभावना है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। भाजपा नेतृत्व के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को उन्होंने पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व इस बार मुख्यमंत्री चयन को लेकर सावधानी से निर्णय करेगा। पार्टी पहले भी कई राज्यों में ऐसे फैसले ले चुकी है जहां मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नेताओं के नाम चर्चा में नहीं थे, उन्हें अचानक जिम्मेदारी सौंप दी गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में भाजपा ने पहले भी चौंकाने वाले फैसले लेकर नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है और यही वजह है कि असम में भी राजनीतिक पर्यवेक्षक किसी बड़े उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भाजपा ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। जनमत में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि इस बार का शनिवार बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि शनिवार को हम वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं जिसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रिलीज पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस बार बंगाल की सच्चाई, बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को उजागर करती हुई वो फिल्म जो बंगाल सहित देश और विदेश के दर्शकों के लिए हम रिलीज कर रहे हैं, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, शनिवार रात 8 बजे, और जिसका पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं रात 11 बजे। तो शनिवार विशेष है, रात 8 बजे जुड़िएगा जरूर।